Assalamualaikum. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How is the second day of the new year going about? दूसरा दिन अभी दूसरा दिन शुरू हुआ और मुझे लग रहा है जैसे पता नहीं कब से शुरू हो गया है इसी साल में। एक्सेप्ट मुंह पे वो 2024 नहीं इस वक्त चढ़ रहा। नहीं मेरे तो चढ़ गया है, मुझे लगता है 2024 2023 से जरा ज्यादा जल्दी चढ़ गया है क्योंकि बात पता नहीं बहुत अरसे से हो रही 2024 की और एक जरा जल्दी में कहने के काबिल भी है ना 2023 वो जरा मुश्किल है। 2023 इज अ लिटिल टंग ट्विस्टर। एनीवे भाई आप जो भी कहने साल लेकिन अभी सिर्फ दूसरा दिन है और ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना अरसा हो गया नया साल शुरू हुए हुए। That's a good thing. वैसे a lot of people have yet to start their new week or new year as in officially क्योंकि कुछ लोगों ने छुट्टी की है भाई पहली तारीख को कुछ लोग छुट्टी भी करते हैं। वो actually less to do with the new year and more to do with winter vacation. And bank holiday भी होती है। And you know a few people I know diligently वो कहते हैं जी हम हर साल first day of the year पे छुट्टी लेते हैं। मतलब साल का शुरू ही छुट्टी से आराम से करते हैं। We want to take it slow. क्योंकि बाकी सारा साल तो काम करना ही है ना। अच्छा बैंकों वगैरह की जैसे आपने पहले जिक्र किया ना वो पब्लिक डीलिंग एंड ऑल दैट वो बंद होती है तो आई गेस फिर पीपल टेक इट इजी एज वेल। लेकिन एक बात तो है इस साल की जो कि वैसे तो कल भी याद थी लेकिन एक दफ़ा दोबारा दोहरा दे कि ये साल जो है ना ये बड़ा रीसेट हुआ है। वरना आपको पता है 1st of Jan कैन कम एनीवेयर इन द वीक। वेडनेसडे को भी 1st of Jan हो सकता है, साल का पहला दिन, थर्सडे को भी हो सकता है, लेकिन मंडे को होना इज़ अ कंप्लीट रीसेट। तो हफ्ता भी नया स्टार्ट हुआ, साल भी नया स्टार्ट हुआ। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत होती हैं। अच्छा जी, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम पता नहीं आपने नए साल में क्या सोचा है, क्या नई आदतें अपनाएंगे, लेकिन सवात में पुलिस एहलकारों को एक नई आदत अपनाना पड़ेगी और वो है ये कि वो असातिज़ा को एज इन टीचर्स को प्रोफेसर्स को पढ़ाने वालों को सलूट करेंगे। इसके बाकायदा भाई अहकामात जारी हुए हैं और ये अहकामात जो हैं सवात के ज़िले पुलिस ऑफिसर जिसको DPO कहा जाता है जिनका नाम है शफीउल्लाह गंडापुर, उन्होंने कहा भाई ज़िले भर में पुलिस अफसरान जहाँ टीचर्स आएंगे उनके पास अपने मसले लेके ताज़ीमन उनको सलूट करेंगे। I don't know how you feel about that. मुझे वैसे I would have liked to know the depth of it कि ये उनको किस चीज़ ने कंपेल किया कि वो डायरेक्टिव जो है यही कि हमारे माशरे में उस्ताद को जो मकाम मिलना चाहिए उन्हें फील होता होगा कि वो नहीं दिया जा रहा, इसलिए मे बी इससे इनकरेज होगा या एक ताज़ीम या एक एहतराम का उनसर तो है ना इसमें। देखिए अफसोस की बात मुझे एटलीस्ट ये लगती है कि हमें एक डायरेक्टिव दे के बताना पड़ता है कि इसकी इज्जत करो। मतलब ये चीज़ें हमारे वैसे ही माशरे में इनकलकेट होनी चाहिए। नॉट बैड, मतलब इन्होंने डेफिनेटली अपनी तरफ से तो एक कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन ये करवा के ना इसकी इज्जत करो और इसकी ना करो, ये सब कुछ ही मुझे ज़रा अजीब लगना स्टार्ट हो जाता है। खैर नहीं में उनका कहना क्या है, DPO ने हदायत की है कि ज़िला भर में कांस्टेबल से लेकर सीनियर रैंक तक के तमाम पुलिस अफसरान जब किसी भी उस्ताद से मिलें तो सलाम करें, वैसे ही सलाम करना चाहिए। और जब भी कोई उस्ताद किसी पुलिस स्टेशन या चौकियों या चेक पोस्ट पर आए तो उन्हें अव्वलीन तरजीह जो है वो दी जाए और उन्हें इंतज़ार में नहीं रखा जाए और उनका कानून के मुताबिक जो भी उनका मसाइल होंगे उसको फौरी तौर पर हल किया जाए। अच्छा मुझे लगता है कि इससे टीचर्स पे भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब माशरे में देखते हैं ना कि भाई हमें ज़रा प्रायोरिटी दी जा रही है या हमारा एहतराम करता है माशरा, तो वो मुस्तकबिल के मेमार हैं, वो बच्चों की शख्सियत को तराशते हैं और उनको मोल्ड करते हैं, उनको मुस्तकबिल के लिए मुल्क के लिए तैयार करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो अपना काम और ज़्यादा डिलिजेंटली करेंगे और ज़्यादा जिम्मेदारी से करेंगे बिकॉज वो इम्पोर्टेंस मिलती नज़र आ रही होगी कि भाई ये इम्पोर्टेंस क्यों है। ये इम्पोर्टेंस इसलिए तो नहीं है ना कि मैं केमिस्ट्री का माहिर हूँ या मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ये इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो कौम है इसका मुस्तकबिल, इनका मिजाज, इनको मोल्ड करना, इनको आगे इनकी तरबियत करना ये मेरे हाथ में है। दिस इज द रिस्पेक्ट फॉर। बड़े ही फार साइटेड होंगे DPO साहब अगर उन्होंने इतनी सोच रखी होगी। यू नेवर नो, डेफिनेटली बिल्कुल डेप्थ में जाएं तो यही बात होगी। तो और भी बड़े डायरेक्टिव्स हैं और साथ ही DPO साहब का ये भी कहना है कि सड़कों पर किसी उस्ताद की तरफ से मामूली गलती पर जो है उसकी सूरत में उन्हें पोलाइटली जरा वार्निंग दे दी जाए, खबरदार करके एहतराम के साथ छोड़ा जाए। तो दैट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स सी कि अब इस पे अमल होता है और होना
मतलब ये तो वही वाली बात होगी ना, किसी डायरेक्टिव के बगैर ही ये चीज़ें एक दूसरे को का एहतराम करना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए और एमी किसी का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। कोइंसिडेंटली सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे एक वीडियो मैंने देखी और मुझे उस पर भी बड़ी तकलीफ़ हुई कि कोई आपको एंटरटेन कर रहा हो, कोई आपके जिसको कहते हैं ना मनोरंजन के लिए कुछ कर रहा हो और आप उल्टा उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट हो जाए। एक हमारे सिंगर हैं, सिंगर का है एंटरटेनर का है, क्योंकि सिंगर तो कम है एंटरटेनर ज़्यादा है, चाहत फ़तेह अली खान उनका नाम है। एक दफ़ा हमारे शो पे भी थी जी, मुर्तज़ा ने उन्हें लिया हुआ था। कुछ साल पहले की बात है। तो ही इज़ इन पाकिस्तान और वो कहीं से गुजर रहे थे और फिर लोगों ने जो उनका मजाक बनाया, जो ताने कसे और बदतमीजी की बुली किया, और उस जैसा आदमी जो चाहत फ़तेह अली खान, जो कि उनकी वीडियो से पता चलता है और हमारी भी उनसे गुफ्तगू हुई है कि वो बड़े धीमे मिजाज के और बिल्कुल ही हार्मलेस कैरेक्टर जिन्हें कहते हैं, उनको भी कंपेल कर दिया कि उन्होंने भी मुड़ के सुनाई, क्योंकि इतना उनको तंग किया। और वाई वो आपको एंटरटेन ही कर रहे हैं ना। तो बाय द वे ये टीचर की स्टोरी से मैंने वो ज़रूर लिंक किया कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू डू, इज्जत सारों की होती है एंड वन शुड रिस्पेक्ट पीपल। तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक किस्सा मेरे पास भी है। ठीक है, अशफाक अहमद बयान करते हैं कि रोम में इनका ट्रैफिक चालान हो गया। अच्छा। और मसरूफियत की वजह से वो ट्रैफिक चालान अदा नहीं कर पाए और ताखीर हो गई तो उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। रोम में ठीक है, इटली में। जज साहब ने पूछा कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, फिर चालान भी अदा नहीं किया, क्यों? उन्होंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, मसरूफियत की बिना पर वक्त पर चालान अदा नहीं कर सका। अशफाक साहब कहते हैं कि मेरे अल्फाज अदा करने की देर थी कि जज साहब ने कहा कि अ टीचर इज़ इन द कोर्ट, अ टीचर इन द कोर्ट का नारा लगाते हुए खड़े हो गए और अदालत, उनके साथ अदालत मेमो जो मौजूद था, जो भी लोग मौजूद थे वो सब खड़े हो गए, कुर्सी पेश की गई, चालान माफ़ कर दिया गया और अदालत में ले जाने पर माजरत की गई। This is how, you know, nations यकीनन उन्होंने अगर ये अपना किस्सा लिखा होगा तो काफ़ी पुराना किस्सा होगा, कि नया तो होगा नहीं। सो देयर यू हैव एन एग्जांपल। मतलब हम ज़रा देर से आ रहे हैं इस चीज़ में कि हम अपने टीचर्स, अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें। वैसे तो किसी की भी करनी चाहिए। वैसे मैनरिज्म, इज़्ज़त करना, इज़्ज़त ना करना, पता है ये बड़ी कल्चरल चीज़ें होती हैं, ये बड़ी इंडिविजुअल चीज़ें भी होती हैं, एट द सेम टाइम ये कलेक्टिव चीज़ें सोसाइटी में भी होती हैं। सो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर कोशिश करेंगे तो लोगों की इज्जत जनरली करने का कल्चर डेवलप हो जाएगा। आई डाउट हमारे सुनने से कोई करने वाला है। दिस इज अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स जो फैमिलीज ही बीच में इसको इनकलकेट बच्चों की तरबियत जो है ना, इट इज द की फैक्टर। अच्छा जी, लेट अस टॉक पॉलिटिक्स। भाई जरा टेंशन हो रही है क्योंकि मौलाना साहब तो बड़े सीरियस हैं, मौलाना फजलुर रहमान, वो तो कहते हैं ये इलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा जी, हम कैंपेन कैसे चलाएं, अमन और अमान की सूरत हाल, फिर मौसम की, फिर वो बड़े सीरियस नजर आए। मौसम का तो उन्होंने हमेशा से पहले भी ये उठाया था कि ये बड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। एनीवे जी, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी की मुकर्ररा तारीख तक इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह सरगर्म है और अमल भी इसी किस्म के हो रहे हैं। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों की समाअत कल से शुरू हो जाएगी और इलेक्शन ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक तमाम अपीलों पर फैसला देने के पाबंद हैं। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कल भी यकीन जाहिर किया कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किए हुए शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कागजात नामजदगी जा रहे हैं और मेरे ख्याल में कैंपेन शुरू हो गई है। मैं तो 8 तारीख को वोट डालने की तैयारी मुकम्मल है मेरी। निगरान वज़ीर आज़म की बातें अपनी जगह, लेकिन मामला शायद इतना सादा नहीं है। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान जैसे नफ़े तुले बोलने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्होंने कल अपने बयान में पूरे इंतखाबी माहौल में हलचल पैदा कर दी है। मैंने आपको बताया ना, कंसर्न बड़ा सीरियस हो गया है। साफ कह दिया कि वो इलेक्शन होते नहीं देख रहे हैं। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है, मैं दुआ को रहूँगा। अब ये उनका हल है। चलो, मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें,
मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे दे कि सारे हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। इलेक्शन कमीशन ही सोच सकता है, हम तो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जो रोना धोना है वो हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारे लिए बहुत ही फिक्रमंदी का बायस हैं, तमाम पार्टियों के लिए, तमाम उम्मीदवारों के लिए। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। ऑलराइट, ही हैज़ सम रिजर्वेशंस। ये तो आपने सुनी ली मौलाना की बातों को अगर एक तरफ रख दें तो भी इलेक्शन की तस्वीर में बहुत सारे रंग जो हैं वो अधूरे हैं। पीपल्स पार्टी तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रही है, काफ़ी देर से कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम सब से ये दरख्वास्त करते हैं शमूली सुप्रीम कोर्ट से कि आप इक़दाम करें कि इस प्रोसेस में हम शामिल हो जाएं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। आप मुल्क को ऐसी तरफ धकेल रहे हैं जिससे शायद हम रिकवर ना कर सकें, जिससे इकानमी रिकवर नहीं कर सकेगी और जिससे तड़ क़ुव्वतें पैदा लेगी। अगर स्टेट कमज़ोर होगा तो आवाम भी कमज़ोर होगी और ये आईन के खिलाफ होगा। बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील पर डिवीजन बेंच आज बहुत सी अहम समातें हो रही हैं, आज समात करेगा। दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इलेक्शन के अमल पर सवालात उठाने लगी हैं। शरीक चेयरपर्सन HRCP क्या कहती हैं, ये भी सुनिए। यहाँ पे जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके अंदर लोग आके अपनी बात करना चाह रहे हैं। आप उनको इजाज़त दें कि इलेक्शन से पहले वो अपने सियासतदानों को, रियासत को बता सके कि उनके क्या मसले हैं, ताकि इलेक्शंस जो हैं वो वाकई में एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हो सकें जहां लोग अपने आप को एक्सप्रेस करके अपनी बात सामने रखते, इस मुल्क के मसाइल सामने रख के जो है इलेक्शंस करें। अच्छा जी, अब सारों को आपने सुन लिया है और मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो सूरत हाल से मुतमईन है। छोटे मोटे वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों से इंतखाबी माहौल भी बना रही है, मगर शफाफ इलेक्शन के लिए एक जमात का इत्मीनान तो काफ़ी ऑब्वियसली नहीं है और पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में कम ही इलेक्शन गैर मुतनाज़ रहे हैं। इंतखाबात से वाबस्ता कई अहम मामलात अदालतों में हैं और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज काफ़ी अहम समातें भी हैं। अगर हालात में कोई बड़ी तब्दीली ना आई तो 2024 का इलेक्शन भी शायद माजी से मुख्तलिफ नहीं होगा। पता है कि वुड बी अ ट्रेजेडी। इसी बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट वैसे मैंने कहता हूँ, बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब। तहरीक इंसाफ तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मुतालबा काफ़ी अरसे से आपको पता है कर रही थी। अब कुछ आज़ाद मुबस्सिरीन और इंसानी हकूक़ कमीशन वाले भी इनके हम आवाज़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई कागजात नामजदगी वाले मामलात में जो कुछ हुआ है, इलेक्शन तो अभी से मुतनाज़ा हो चुका। आपका क्या कहना है? आप किस तरह से देख रहे हैं सारे अमल को जो अब तक हुआ है? देखिए, अगर तो अदालतों से रिलीफ मिल जाता है तो फिर तो बहुत हद तक इलेक्शन जो है उनकी इनकाद में भी शफाफियत आ जाएगी। लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिलता और इसी तरह कागजात मुस्तरद रहते हैं और PTI को वो मौके नहीं मिलते तो डेफिनेटली ये इलेक्शन जो है मुतनाज़ ही होंगे। अच्छा वड़ाइच साहब, तहरीक इंसाफ की जो शिकायत हैं कहीं कहीं पीपल्स पार्टी भी उनकी हम आवाज़ बनती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल खामोश है। तो क्या ये खामोशी या इस मौके पर न्यूट्रल हो जाना मुस्लिम लीग नून के जमहूरी सियासी इमेज को नुकसान नहीं पहुँचाएगा? देखिए, बदकिस्मती ये है कि जो भी पार्टी जिसका सियासी मफाद होता है या जिसको इक़्तिदार नज़र आ रहा होता है वो फिर अपनी जो साख है उसकी परवाह नहीं करती। नून लीग भी ऐसे ही इस वक्त कर रही है और जो भी पार्टी का, जिस तरह PTI थी जब वो मुक़्तदरा के साथ जुड़ी हुई थी तो उसने भी मीडिया पर पाबंदियां लगाईं, उसने भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की, उसने सियासतदानों को अंदर किया। तो और जो PTI थी या खामोश थी या पुरजोर जो है हमायती थी। इसी तरह आजकल नून लीग है। तो यही बदकिस्मती है सियासत की। काश ये सियासी पार्टियां असूलों पर चलें और अपनी साख का ख्याल रखें। अच्छा वड़ाइच साहब, अब अदालतों के पास भी बहुत से केसेस आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत भी मौजूद तो है। ये सब इदारे कैसे यकीनी बनाएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो? चले मतलब लगे तो सही कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन आईन और कानून के तहत जो कसूरवार है उसे इलेक्शन से दूर भी रखा जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, मुमकिन है और उसका तरीका है आइन, कानून और इंसाफ।
अगर इसके पैमानों पे चला जाए तो बिल्कुल मुमकिन है कि कौन जो है वो क्रिमिनल है, किसको सज़ा हो चुकी है, कोई जो है कौन से गलत मुकदमात में उलझा हुआ है, कोई क्या वाकई नीट एंड क्लीन है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंसाफ, कानून, आइन और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के असूलों को माना जाए तो फिर सब कुछ मुमकिन है। राइस साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। क्या आप कह रहे थे कि आज की क्या समातों के हवाले से? भाई आज ताहयात नाअहली से मुताल्लिक भी जो पार्लियामेंट की कानून साजी है उस पर भी 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में वो समात करेगा। फिर PTI के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक भी एक समात होगी। लेट्स सी क्या फ़ैसले आते हैं, बड़े अहम केसेस हैं। लेकिन मीनवाइल हम आगे बढ़ेंगे और फैसले तो पता नहीं आएंगे लेकिन अहम हेयरिंग्स ज़रूर होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के तीसरे टेस्ट के लिए तैयारियां जो हैं शुरू कर दी। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम क्यूरियस। मैं आप क्यूरियस हैं और मैं एक बात बताऊं, आई एम सॉर्ट ऑफ बिकमिंग इनडिफरेंट। मुझे लग रहा है कि हमें सबको पता ही है कि क्या होगा और ये तो कोई बात ना हुई वैसे अब्दुल्ला, क्योंकि हम काफ़ी अच्छा भी करते रहे हैं। हाउ कैन वी सडनली, लेकिन हम बहुत अरसे से बिल्कुल भी अच्छा नहीं भी कर रहे हैं हुमा। हाँ, अभी तो वर्ल्ड कप भी गुजरा है, आप वो भी भूल रही हैं। तो क्या घर वापस आ जाएं, खेलें ही ना? ये तो नहीं हो सकता ना, मुकाबला तो करना है, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग थ्रू देयर बेस्ट टाइम्स एंड फॉर अ व्हाइल नाउ थ्रिल और एक्साइटमेंट जो होती है ना वो थोड़ी सी डैम्पन हो रहा है। स्पिरिट मैसेज भेजते हैं कि अब्दुल्ला को कोई थ्रिल और एक्साइटमेंट नहीं हो रही। दूसरे टेस्ट में वैसे बड़ा दिल टूटा है मेरा। हाँ, क्योंकि वो और आपको पता है ना, इंडिया भी अभी साउथ अफ्रीका से पूरी इनिंग से हारा है, तो ठीक है, हार जीत चल जाती है। चलें जी, फिर बताना तो है हार और जीत जो भी है। एग्जैक्टली, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग, सो वी हैव टू, जितना भी आप बोर हो गए हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वी हैव टू, वी नो दैट वी कैन डू बेटर। ऊपर से हारे चले जाएं फिर तो टेस्ट का पूरा एग्जाम बन जाए। हाँ। अच्छा जी, तो फिर खिलाड़ियों ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में फिजिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है और नेट सेशन में बैटिंग और बॉलिंग की जमकर प्रैक्टिस भी की है अब्दुल्ला, खास तौर पे आपके लिए। ओके। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 यानी वेडनेसडे कल से शुरू होगा और मेज़बान टीम को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी ऑलरेडी हासिल है, वो जीत चुके हैं ये सीरीज़। बट इट वुड बी गुड फॉर आवर मोरल अगर इफ़ वी विन दिस वन, डिस्पाइट द फैक्ट कि सीरीज़ तो ऑब्वियसली नहीं जीतेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक टेस्ट जीत जाए तो अच्छा हो जाएगा। क्या ख्याल है? मतलब लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, अब्दुल्ला को तो बिल्कुल कोई इंथुजियाज्म जो है ना वो रिससिटेट करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ नॉट इनटू दिस। लेकिन हम और भी बात करेंगे। जो है ना ऑस्ट्रेलिया में ज़ाहिर फतह के लिए बेताब है, लेकिन 28 साल से पाकिस्तान को ये दिन देखना नसीब हो नहीं रहा है। इस सदी में बाय द वे अभी तक कोई, हमने कहा ना, जीत नहीं हो सकी है। लगातार 2 टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ ऑलरेडी अपने नाम कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान कल सिडनी में अब शुरू होने वाले आखिरी टेस्ट में जीत की कोशिश होपफुली करेगा। वैसे पहले भी कोशिश तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिश तो पहले भी कर रहे हैं। इसके लिए प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां बाय द वे हुमा हो सकती हैं। इन केस यू डिड नॉट नो, ओपनर इमामुल हक आउट ऑफ फॉर्म है, अब उनकी जगह साइम अयूब को आजमाया जा सकता है और ये नौजवान बैटर मुंतखब होने की सूरत में पहली बार टेस्ट कैप पहनेंगे, यानी कि इनका टेस्ट डेब्यू है। और सिडनी की कदरे स्लो पिच को देखते हुए पाकिस्तानी थिंक टैंक भी है हमारा, एक इंसान सो फैंसी थिंक टैंक स्पिनर को शामिल करने पर गौर कर रहे हैं। कौन? अच्छा, अगर स्पिनर अबरार अहमद मुकम्मल फिटनेस हासिल कर लेते हैं तो यकीनन उन्हें तरजीह दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि वैसे कहा जा रहा है कि वो मुकम्मल फिट हो चुके हैं। अबरार नहीं खेले तो साजिद खान स्पिन बॉलिंग का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अदा करने के लिए तो लगता है वैसे है नहीं, बस किरदार ही अदा हो रहा है। This was not a good way to put it. मुमकिन तौर पर फास्ट बॉलर हसन अली लाइनअप से बाहर हो सकते हैं। खास अहमियत इसलिए भी बाय द वे सिडनी टेस्ट की है कि डेविड वार्नर अपना आखिरी टेस्ट खेलेंगे। हम सॉरी टू से बट अपने बारे में ही कंसर्न है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाक भाई, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज तो आ चुका है, पहले तो हमें ये बताएं कि इसका जिम्मेदार आप क्या समझते हैं? जो PCB में म्यूज़िकल चेयर चल रहा है, नए लोग हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, खिलाड़ी हैं, मैनेजमेंट है, आपका तज्जिया क्या है इस पर?
देखिए, बात ये है, जिम्मेदारी की बात नहीं है कि आप किसी को भी कहें कि ब्लेम करना चाहिए। बात ये है कि आपने क्रिकेट किस तरह खेली, आपकी इंटेंट क्या थी, आप क्या सोच लेके ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड में उतरे। सबसे पहली बात ये थी कि टीम 11 की खिलाना वो एक मिस्टेक थी पहले टेस्ट मैच में। दूसरे में उसमें भी मैं समझता हूँ कि जो बैट्समैन की इंटेंट थी वो नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव नहीं थी जिस तरह की कंडीशन थी। तो ये दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। हम किसी को ब्लेम नहीं करते, हम हमेशा उसमें क्रिटिसाइज करते हैं कि आप प्लेयर की सोच, आपकी इंटेंट क्या है कि जिससे पाकिस्तान की टीम हारती है। पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए जाना चाहिए और ये सोच लेके जाना चाहिए। ओके, इफ यू इंसिस्ट। अब ये भी बताएं कि अब पाकिस्तान की कोशिश है कि आखिरी टेस्ट मैच किसी तरह बाय हुक और बाय क्रुक हम जीत जाएं, एटलीस्ट एक तो जीते ना वहाँ ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर। तो इतलात है कि टीम में तब्दीलियाँ की जाएंगी और इमाम की जगह साइम अयूब और हसन अली की जगह बिलाखिर एक रेगुलर स्पिनर साजिद खान को लाया जाएगा। तो आपके ख्याल में ये बेहतर तब्दीलियाँ होंगी, मतलब इससे कोई अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा? बात यह है कि पहले टेस्ट मैच से लेकर दूसरे टेस्ट मैच तक जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस तरह होता नहीं है। आपको पहले से आपके पास इतना टाइम होता है, जब आप टीम अनाउंस करते हैं उस वक्त आपकी 11 की टीम बनी होती है और आप वहां पे कंडीशन देख के वहां अपने आप को प्लेयरों को देखते हैं कि ये प्लेयर टीम खेलनी चाहिए। तो चेंजिंग करने से हमें कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती, इससे और कॉन्फिडेंस खराब होता है। आपको पहले टेस्ट मैच से ही एक टीम खिलानी चाहिए थी। ना हमारे पास स्पिनर था और ना हमारे पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर है जो 145 पे कर रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने क्या टीम सेलेक्ट की, क्या टीम लेके गए। अगर जिस टीम के पास 145 या 150 स्पीड वाला बॉलर ही ना हो तो वो टेस्ट मैच में कैसे कामयाबी कर सकता है। आप स्पिनर को लेके आए हैं, डेफिनेटली सिडनी में हेल्प मिलती है स्पिनर को, पर साजिद खान पे भी प्रेशर होगा कि वो एकदम से उनको अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि पहले टेस्ट मैच से खिलाया जाता तो शायद कोई इम्प्रूवमेंट की हो सकता था पाकिस्तान टीम में। अच्छा रज़ाक भाई, इत्तलात ये भी हैं कि अबरार अहमद की फिटनेस बहाल हो गई है, वो कल टीम को प्रॉब्ली दस्तयाब होंगे। ऐसा हुआ तो आपको क्या लगता है, उन्हें मौका देना चाहिए या साजिद खान को उनकी जगह होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि जितने भी टेस्ट मैच हुए हैं अभी विदाउट स्पिनर खेल रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। जो प्लेयर है अबरार ने जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी तो डेफिनेटली उनको पहले टेस्ट मैच से ही खिलाना चाहिए था। आपने स्पिनर का बिल्कुल एक जो मार्क होता है वो खत्म कर दिया। फास्ट बॉलर पे आप चले गए, पहले आप ऑलराउंडर पे चले गए। अब देखा जाए तो पहले टेस्ट मैच में T20 वाली टीम खेल गई पर खेलो टेस्ट मैच गए थे। सेकंड में आपने मीर हमजा को लेके आए, शाहीन और मीर हमजा की वजह से आपको काफी सपोर्ट मिली क्योंकि पिच बॉलिंग पिच था। अब सिडनी में बॉलिंग पिच नहीं है, वहां पे आपको डेफिनेटली एक तो नहीं 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। अब सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर लेते हैं, वो पार्ट टाइम है पर उनका ज्यादा फोकस बैटिंग पर है। तो जो कुछ भी हो रहा है मैं समझता हूँ वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हो रहा है, तो इससे कोई रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी आप टीम खिला रहे हैं वो अच्छी टीम नहीं खेल रही। अच्छा सॉरी, फाइनली ये भी बता दें क्योंकि ये जो बात हो रही है उससे ये समझ आ रहा है कि हमारे पास टेस्ट क्रिकेट मटेरियल खिलाड़ी जो है ना, गलत बात नहीं, सही लेके आएंगे, मैं तो सोच रहा हूँ वो शायद इतने नहीं हैं और अच्छा बैकअप यानी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये मान लेना चाहिए कि हम टेस्ट की एक अच्छी टीम नहीं है बिकॉज, और हमें कुछ समझ नहीं आ रही ना कि इसको हम किस तरह डिस्क्राइब करें। तो अच्छी टीम बनाएंगे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहाँ से लाएंगे इंटरनेशनल टेस्ट स्टैंडर्ड के खिलाड़ी? देखिए, पिछले मैं समझता हूँ काफी सालों से ये प्रॉब्लम आई है। जब तक प्लेयरों का जो फोकस अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से हटकर टीम को जितवाने की तरफ नहीं जाएगा तब तक ये चीजें आती रहेंगी। और आपके सामने जितनी भी टीमें हैं, इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, जितनी टीमें, न्यूजीलैंड होगी, ये टीम को जितवाने के लिए जाते हैं, ये अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फोकस नहीं करते। जो भी ये काम करता है मैं समझता हूँ उसको बाहर कर देना चाहिए, इसी तरह इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और यही मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम का हल भी है कि जो टीम को जितवाए वो टीम में रहना चाहिए। ओके, चलें, आपने कुछ आइडियाज़ भी दे दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक फॉर स्पीकिंग विद अस। इसके बाद अब आप खुद ही डिसाइड कर लें कि इंशाल्लाह हमारा कैसा रहेगा तीसरा टेस्ट।
Abdullah, it's so not interesting. अच्छा अब्दुल्ला ने आज I was trying to tell you something, you know, related to this. मैंने आपको बताना ये है कि जो मैच होगा ना इसमें सब पिंक कैप्स पहनेंगे। ठीक है, फुटेज दिखाएं आप। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की होम समर क्रिकेट सीजन में सिडनी टेस्ट मैच को एक्चुअली उमूमी तौर पर पिंक टेस्ट भी कहा जाता है। आप आउटफील्ड भी देख सकते हैं। मैच से कबल दोनों टीमों ने पिंक थीम में तस्वीर भी आपको बनवाई हैं, ऑलरेडी ये हो चुका है काम। और आई लव द कैप्स। हाँ, तो ये क्या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस? साबिक ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर गेन मैकग्रा की जहानी अहलिया जेन मैकग्रा की याद में apparently ये किया जा रहा है। Probably she passed away from breast cancer. But this pink color is usually, you know, is associated with और पिछले in the past हमने कुछ मैचेस देखे हैं जिनमें टीम की पूरी किट्स जो थी वो पिंक थी, and obviously drawing attention to breast cancer awareness। बहुत अच्छी बात है, बड़ा इफेक्टिव तरीका भी है। अच्छा, ये एक और बात हम जो करना चाहते हैं उसमें ये है कि थोड़ी सी भी समझ बूझ रखने वाला, अगर ना भी हो तो भी जानता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। टेक अ वाइल्ड गेस। मईशत। अगर आपको समझ बूझ ना भी हो तो भी आपको पता होगा क्योंकि ये आपके लिए मसला बना हुआ होगा ना, मईशत। थ्रू इट एग्जैक्टली। और ये जुड़ा है सियासत से, और जब तक सियासी इंतशार रहेगा तो माशी इस्तेकाम दीवाने का ख्वाब सा लगता है। अब्दुल्ला, why did you have to do that? आंखें भी बंद की थी मैंने इस क्योंकि इतना जोर से लगा हुआ है शायद इसीलिए हो रहा है। और 2018 इलेक्शन के बाद सियासी अफरा तफरी की ऐसी लहर चली जो अब तक थम के नहीं दे रही। और 2023 में तो हालात ये बल्कि हम क्या कहेंगे कि हालात ये थे कि सियासी इख्तलाफात ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे पहुंचा दिया था। एंड दिस इज़ जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक। और इसमें पीटीआई के साथ पीडीएम हुकूमत ने भी हिस्सा डाला, और ख़ुद नून लीग के लोग भी मान रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलती हुई। इस दौरान चेंज हो गया और इसाक डार साहब आ गए फाइनेंस मिनिस्ट्री। कुछ छुपी हुई बात नहीं है कि उन्होंने पब्लिकली IMF को जिस तरह से उनका वो लहजा था और उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन IMF एंड अकॉर्डिंग टू हिम IMF कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स ऑन पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान के पास कोई उम्मीद नहीं थी बाकी। जब वो नहीं हुआ सितंबर में और अक्टूबर में जब ये बयानात आने शुरू हुए तो एक पैनिक फैल गया, सारी आपकी इंपोर्ट्स रुकी, डॉलर अवेलेबल नहीं था। और सबसे बुरा असर जो पड़ा, जो पाकिस्तान के अवाम ने फेस किया ब्रांड, वो महंगाई में था। अब इंतखाबात हफ्तों की दूरी पर हैं। पूरी कौम चाहती है कि 2024 मौशी बहाली और तरक्की का साल साबित हो, मगर सियासी जमातों के इंतखाबी एजेंडों में ठोस माशी मनसूबाबंदी का फुकतान नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि सफ़ेद हाथी बने PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसे सरकारी इदारों की निजकारी तक पर इत्तफाक नहीं है। पीपल्स पार्टी निजकारी की खुली मुखालिफ है, हालांकि PIA का माहाना खसारा 12 अरब रुपए से जायद है। दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून का रवैया भी समझ से बालातर है। इसे लाखों करोड़ों कमाने वाली ताजर बिरादरी से टैक्स लेना गवारा नहीं। यहाँ भी वोट बैंक बचाने का सोच है। हमने देखा है कि साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ताजर बिरादरी को टैक्स नेट में लाने का ज़बरदस्त फैसला किया, लेकिन लीग की क़यादत ने उन्हें यह फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दिया, बल्कि बाद में तो उन्हें वजारत से भी हाथ धोना पड़ गए। तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसी का हाल ये था कि ये IMF से निजात दिलाने का वादा करके हुकूमत में आई थी, मगर फिर ना सिर्फ IMF से महंगे तरीन मुआहदे किए, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया जब तारीख में पहली बार मौशी ग्रोथ मनफी चली गई। सो ये है हमारी सियासी जमातों और इनकी मौशी कारकर्दगी की हकीकत और सूरत हाल। वैसे अब मैं कहता हूँ कि सारी कहानी सुना रहे थे ना, तो दिल चाह रहा था ये किसी और मुल्क की कहानी, और क्योंकि मैं इस तरह PTI जब हुकूमत में आई थी फॉर द इयर्स, आपको पता है उन्होंने असद उमर को एक पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किया था फॉर द इयर्स, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और ये कहा था कि भाई हम जब आएंगे तो असद उमर आएंगे, मईशत संभालेंगे और मुल्क का ज़बरदस्त कर देंगे सूरत का मामला जो है ना, जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है। फिर असद उमर के साथ क्या हुआ वो भी सबके सामने है। फिर इसहाक डार साहब माशाल्लाह, उन्होंने कौन सी सदी की मईशत वो चलाते हैं, कौन सी दिहाई में अभी तक उनका जहन मौजूद है, और उनके अपने ही हम जमात लोग क्या उनके बारे में तासुर रखते हैं, ये अभी आपने मोहम्मद जुबैर साहब की ज़ुबानी सुन भी लिया। अच्छा, वी हैव सम इकोनॉमिस्ट विद अस, और ऑब्वियसली हम कुछ आइडियाज़ लेंगे, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से तो इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ हैं। आपसे सबसे पहले तो यही कहेंगे, साल 2024 शुरू हो चुका है और गुज़िश्ता साल हमने माशी बेहतरी ना देखी, और बल्कि हुआ ये कि हम डिफ़ॉल्ट से मसा ही बस बचे हैं। तो अब नए साल में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं।
देखें 2024 में हमारा मेन टारगेट यही होना चाहिए कि जो हमने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का सफ़र 2023 में शुरू किया, जिसका इशारा हमें मिल रहा है कि हमारी करेंसी स्टेबल है, जिसका इशारा हमें मिल रहा है कि जीडीपी की ग्रोथ हो रही है सितंबर क्वार्टर में हमने देखी, जिसका इशारा है कि इन्वेस्टर और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बेहतर हो रहा है, हमें इसको कंटिन्यू करना है। और उस कंटिन्यूएशन के लिए दो मराहिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक है कि इलेक्शन हो जाए और नई हुकूमत को स्मूथली ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए, और इससे बढ़कर ये है कि जो नई हुकूमत है वो IMF के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर ले और उसको कामयाबी से हम किनार करें। तो 2024 के लिए मेरे ख्याल में 2023 की जो पिछले 6 माह की स्टेबिलिटी है उसको कंटिन्यू करना, इलेक्शन और IMF का एग्रीमेंट। दो ऑप्शंस बेसिकली आपने दिए हैं। अच्छा सोहेल साहब, स्टेबिलिटी आप कह रहे हैं उसकी तरफ हम गामजन हैं, होपफुली ये कंटिन्यू रहे। ये सभी बात किसी न किसी हद तक तस्लीम करते हैं कि हमें IMF के एक और प्रोग्राम में जाना होगा जो भी नई हुकूमत आएगी। दूसरी तरफ इलेक्शन के चक्कर में सब्सिडी, डॉलर कंट्रोल, नो प्राइवेटाइजेशन, एमनेस्टी जैसे वादे भी आपको पता है ना चल रहे हैं। इस रवैये के साथ IMF से डील की उम्मीद क्या हम रखें? अगर सियासी इस्तेहकाम मिल जाता है तो मौशी बहाली पे किस तरह काम होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा नई हुकूमत के लिए कि जो उन्होंने वादे किए होंगे उसको भी पूरा करना है, अवाम को रिलीफ भी देना है, और जो है मईशत को स्टेबलाइज भी करना है, और जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट की फाइनेंसिंग है उसके रिस्क को कंट्रोल करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि जब हुकूमत नहीं आती है तो उसके पास जो है एक फील गुड फैक्टर होता है, अवाम का सपोर्ट होता है, और इसको कैपिटलाइज करते हुए नई हुकूमत जो है वो कुछ सेक्रीफाइस करके IMF का सख्त प्रोग्राम अप्रूव कर लेगी, और उसको कर लेना चाहिए। यही हमने देखा है माजी में भी और दूसरे ममालिक में भी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर आइडियाज़। एक और पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं, और माशी तजियाकार खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं। खुर्रम शहजाद, सबसे पहले तो ये बता दें कि पाकिस्तानी मईशत मजमूई तौर पर 2023 के आगाज़ में जहाँ खड़ी थी, क्या आज हम उससे बेहतर हालत में? क्योंकि ये भी नहीं पता चलता ना कि हम क्या बेहतर हो गए हैं कि नहीं हुए, या फिर आपको लग रहा है कि मज़ीद ख़राबी आई है? लेट्स स्टिक टू दैट एंड प्लीज़ ये बताएँ। जी बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक बेहतरी का ताल्लुक है तो अगर आप 2023 को 2 हाफ्स में तोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला हाफ काफ़ी टफ था, और जून तक जब तक IMF का नया प्रोग्राम हमें नहीं मिला था उस वक्त तक हालात काफ़ी कशीदा हो गए थे और हम डिफ़ॉल्ट के करीब आ गए थे। और उसके बाद से जब से IMF का प्रोग्राम आया और फिर केयर टेकर सेटअप ने जो है वो टेकअप किया, और फिर रिव्यू पहला बेहतर गया, और दूसरे रिव्यू की भी एक्सपेक्टेशंस अब हो रही हैं कि दूसरा रिव्यू भी अब जो है ऑन ट्रैक है। तो मेरे ख्याल में पहला हाफ बहुत टफ था। सेकेंड हाफ जो है वो मैक्रो वाइज स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आया है रिलेटिवली, और इस स्टेबिलिटी पे अगर हम बिल्ड करें, और जो भी अब इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो पार्टियां जो हैं वो कंट्रीब्यूट करने जा रही हैं, वो कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं, मेरे ख्याल में उनको एक प्लान की ज़रूरत है जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे नज़र नहीं आ रहा उस तरह से। उनको एक सॉलिड प्लान, सॉलिड डायरेक्शन की ज़रूरत है, और एक टीम बिल्ड करने की ज़रूरत है जो कि इस प्लान को फॉर्मुलेट करे कि जैसे ही गवर्नमेंट में वो पार्टीज आएँ या कोई पार्टी आए, चाहे वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो या कोलिशन गवर्नमेंट हो, उनको इस प्लान पे काम करना है जो कि नया IMF का प्रोग्राम और स्टेबिलिटी को ग्रोथ में कन्वर्ट करे। तो मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत है। अच्छा खुर्रम साहब, ज़रा बताइएगा, ये तो वाज़ेह है कि मौशी बहाली के लिए अभी भी IMF के साथ ही चलना है, नई हुकूमत आएगी, उसको भी प्लान में जाना होगा, निगरान हुकूमत भी यही समझती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि नए आने वाले क्या करेंगे। तो आपको वैसे बेहतर नहीं होगी तमाम जमातें अभी से क्लियर कर दें कि उनका प्लान है क्या, ताकि कंफ्यूजन ना रहे और फिर उसके बाद नुकसान भी ना हो कंफ्यूजन का? बिल्कुल होगा, और मैं आपको ये बता दूं, इस मर्तबा वो जो कहते हैं ना बिजनेस एज यूजुअल, वो नहीं है इस मर्तबा। इस वक्त हमारे पास बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छी बात यह है कि थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, थोड़ी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है, और आने वाले दिनों में जो है आपका इलेक्शंस हैं। और मैं आपको ये बताऊं, पूरी दुनिया में 40 कंट्रीज में इलेक्शंस हो रहे हैं, और 2-3 कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं एक साथ। रशिया यूक्रेन का मसला है, इसराइल हमास का इशू हो गया है, फ़लस्तीन उसमें जो है बहुत ज़्यादा
पिस रहा है, उसके साथ साथ जो है ताइवान और चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना की अपनी इकोनॉमी बैठ रही है, यूएस और चाइना के मसले चल रहे हैं, पूरी इकोनॉमी रिसेशन में जाने की बात हो रही है, शरह सूद ना कम होने की बात हो रही है। तो ये 2024 जो है मोस्ट वॉलेटाइल ईयर जो है कहला रहा है अब तक का हिस्ट्री का, रिसेंट हिस्ट्री का एटलीस्ट। तो इस ग्लोबल वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में और हमारे चैलेंजेस जिसमें एनर्जी का इशू है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं हो रही, टैक्सेस, एनर्जीज प्लस आपके जो है वो फिस्कल प्रॉब्लम्स हैं, आपके डेट देखें कहाँ पहुंच गया है, कर्जा कहाँ पहुंच गया है, उसको आपने रीस्ट्रक्चर करना है, आईएमएफ के साथ बैठ के पूरा प्लान डिस्कस करना है। आईएमएफ आपको बड़ा प्लान इतने आसानी से नहीं देगा और 1, 1.5 साल 2 साल का मजीद पेन आपको अगर बर्दाश्त करना पड़ेगा तो आप सोचें कितना बड़ा चैलेंज है। तो जब तक ये पार्टियां सब बैठ के कोई सॉलिड प्लान, टीम्स को आइडेंटिफाई करके सॉलिड प्लान के साथ इलेक्शन में नहीं आती तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा और ऑब्वियसली अब जो हुकूमत अगली आएगी उसके लिए इट हैज़ इट्स हैंड्स फुल, समझें कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना होगा और काम करना होगा, वरना क्या फ़ायदा। खुरम शिदा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहने वाले 73 साल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन का एरा जो है, एरा ही कह देंगे उनको, आखिरकार तमाम हो गया है और वो 19 साल तक एसोसिएशन के सदर रहे। बिल्कुल, डेफिनेटली। और आरिफ हसन ने अपने इस्तीफे में ओहदा छोड़ने को मुश्किल फैसला करार देते हुए कहा कि अब उनकी सेहत जिम्मेदारियां अंजाम देने की इजाज़त नहीं देती। बहुत वैसे कंट्रोवर्शियल, हमें तो वैसे कोई ख़ास ओलंपिक्स में हमारी कारकर्दगी हम क्या वैसे गेज करें, यही है ना कि हमारी ओलंपिक्स में क्या कारकर्दगी रही है। ये आपके सामने आरिफ हसन की 2 दहाइयों पर मुश्तमिल तवील दौरान सदारत में पाकिस्तान ने ओलंपिक के किसी भी खेल में कोई मेडल नहीं जीता। यही वजह थी कि आरिफ हसन की कारकर्दगी हमेशा ज़ेर बहस रही। साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI ने भी उनकी परफॉर्मेंस को तनकीद का निशाना बनाया था। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि ये ओहदा अब ऐसे शख्स के सुपुर्द किया जाए जो ना सिर्फ खुद मेरिट पर उतरता हो बल्कि खेलों में पाकिस्तान की आलमी पहचान बनाने के लिए बड़ा पुरअज़्म भी हो। क्या कीजिए कि साबिका रिकॉर्ड देखते हुए उम्मीदें कम हैं वैसे हमें और खदशात ज़्यादा ही हैं। इस पे हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर फैज़ान लाखानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा फैज़ान, सबसे पहले तो ये बताएं कि जनरल आरिफ जो हैं वो 19 साल तक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह रहे और इन सालों में पाकिस्तान ने कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। हम एक्चुअली वीवर रिसर्चिंग और कुछ ऐसा नज़र नहीं आया और आरिफ हसन साहब कुछ एक्शन लेते भी नज़र नहीं आए। तो इसलिए हालिया 2-3 सालों में उन पर सख्त तनकीद भी होती रही। तो क्या ये तनकीद मेरिट पर नहीं थी या हमने कुछ मिस कर दिया कि कुछ अचीवमेंट थी इस इदारे की? बिल्कुल नहीं, मेरिट पर बिल्कुल नहीं थी। अगर आप आरिफ हसन या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के काम को तज्जिया करना चाहें तो उसके लिए ये पहले ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आरिफ हसन का या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का काम क्या था। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जिनको हम स्पोर्टिंग टर्मिनोलॉजीज में NF नेशनल फेडरेशंस कहते हैं, उनकी एक नुमाइंदा तंजीम है जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और उन तंजीमों के बीच में एक राब्ते का किरदार अदा करती है। तो बुनियादी तौर पर ये एक राब्ता नुमाइंदा तंजीम है जिसका मकसद IOC से पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के रवाबित बरकरार रखना है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का काम एथलीट्स की डेवलपमेंट नहीं है। POA का काम ये नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। हाँ, POA अपने तौर पर स्पॉन्सरशिप लाकर, इन्वेस्टर्स लाकर एथलीट्स पे लगा सकता था, वो गालिबन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 ओलंपिक्स में ये ज़रूर हुआ है कि POA ने पाकिस्तान के एथलीट्स को स्कॉलरशिप दिलवाई है IOC से, जिसको IOC ओलंपिक स्कॉलरशिप का नाम दिया जाता है, जिससे एथलीट्स को बराह रास्त IOC की फंडिंग वाया POA मिली है। उसके पैसे बराह रास्त प्लेयर्स के अकाउंट में जाते हैं, प्लेयर्स के पास जाते हैं, POA के पास नहीं आते। तो ये चीज़ भी एक जानना ज़रूरी है। फैज़ान, चूँकि आप हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक सिर्फ नुमाइंदा राब्ता तंजीम थी, इसका काम कुछ और नहीं था, अभी बात हो रही है, तो फिर सवाल ये भी बनता है कि एक वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता है और फिर एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और फिर एक ओलंपिक एसोसिएशन है। तो क्या इन सब इदारों का काम और हुदूद बिल्कुल वाज़े हैं, सब अपने दायरे के अंदर रहकर काम करते हैं, या अभी भी क्लैरिटी की ज़रूरत है? Because we are a little confused. नहीं, क्योंकि अदरवाइज देखें तो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स हमारी कुछ खास नहीं है, इदारे बहुत सारे इतने इदारे। वफाकी हुकूमत के लिए जो स्पोर्ट्स की एक कह लें कि स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री को जो रिप्रेजेंट करती है
वो IPC मिनिस्ट्री है। उसके अंडर आता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। जो हुकूमत की फंडिंग आती है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो PSB का काम है। अगर आप PSB के पिछले 4-5 सालों के फंड्स और ऑडिट्स उठा के देख लें तो उसमें ज़्यादातर अखराजात डेवलपमेंट पर हुआ है। वो डेवलपमेंट स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बजाय कहीं कहीं सियासी डेवलपमेंट्स हुई है, कहीं कहीं फुटपाथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बना है। और आज ये हाल है कि पाकिस्तान को मार्च में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है और जो PSB के अंडर फुटबॉल स्टेडियम है उसके पास लाइट्स का वो मयार नहीं है जिसको फीफा एक्सेप्ट करती है कि वो इंटरनेशनल मयार है। उसके पास बैठने की सीटें उस स्टेडियम में नस्ब नहीं है जो फीफा की रिक्वायरमेंट है। वो स्टेडियम की सरफेस पिछले मैच से पहले अनइवन थी। अगर स्पोर्ट्स बोर्ड अपना काम ठीक तरह कर रहे होता तो आज ये सारे मसाइल भी नहीं होते। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में जिसको चाहे ला के बिठा दें, दुनिया का बेहतर से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर PSB में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में ला के बिठा दें, लेकिन जब तक आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो कोताहियां हैं उसको एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप हुकूमती सतह पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के मामला अगर आप सही नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में रिफॉर्म्स नहीं आ सकते। ओके तो फिर वही बात हो गई ना कि ये इतनी बड़ी एक इदारा बना दिया, लोगों को भी बिठा रहे हैं, तो काम बिल्कुल उस लेवल का ना करना जो इस ओहदे को, इस सीट को, इस पूरे इदारे को जस्टिफाई कर सके। क्योंकि अगर अदरवाइज आप देखें मतलब ये स्पोर्ट, ये हमारे पास इदारा है तो स्क्वॉश का अलहदा, तो फुटबॉल का अलहदा, तो फलाना, ये ग्राउंड नहीं हम लोग सीधा कर सकते कि कोई इंटरनेशनल टीम में आके खेले। व्हाट इज द यूज ऑफ दीज थिंग्स? अच्छा, जस्ट अ कपल ऑफ स्कॉलरशिप्स, दैट्स ऑल। स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है वो बेहतर हो और बस सब लोगों को अपना अपना काम ना ठीक तरीके से करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग तो समझते हैं ज़रा निटी-ग्रिटीज़ को, लेकिन हमारे पास फर्स्ट हैंड अकाउंट आता है उन तमाम खिलाड़ियों का जो हमारे पास तकरीबन हर हफ्ते की बुनियाद पर 2-3 खिलाड़ी एथलीट्स तो होते ही हैं ना, इस शो का हिस्सा होते हैं। और हर एक की एक ही कहानी होती है, हर एक की एक कहानी है कि हमारे पास तो टिकट के पैसे नहीं थे, हमारा वीजा नहीं हो पा रहा था, हमें जीरो सपोर्ट। और चले हम, और जो आता है ना हमारे पास वो यही कहता है, लेकिन जितने भी आ जाएं तो चलो 200 को तो क्रॉस नहीं किया होगा, फिर भी आई एम जस्ट गिविंग अ फिगर, उनको नहीं अगर स्पॉन्सर कर सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, उनको आगे जाके नहीं ले जा सकते, तो काम क्या है इतने बड़े इदारों का? एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए एंड दैट्स इट। अगेन हमारे पड़ोसी ममालिक में कोरोना के नए वेरिएंट की मौजूदगी और फैलाव साबित हो गया है। खासतौर पर भारत में अमवात भी हो रही हैं और ख़दशा ये है कि ये वेरिएंट पाकिस्तान में भी आ सकता है। वैसे हमने माजी में यही देखा है, अल्लाह करे कि ना आए, कि जो वेरिएंट दुनिया में आता है फिर वो तमाम मुल्कों तक पहुँचता है। हाँ, मतलब कोविड को कौन रोक सकता है? तो हमने देखा है कि अस्पतालों में, लाहौर में ऐसे मरीज देखे गए हैं, अस्पतालों में ऐसे मरीज देखे गए हैं जिनकी अलामात जो हैं वो कोरोना से मिलती जुलती हैं। और यही वजह है कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का फैसला किया है। और अब देखना ये है कि अगर वाकई कोरोना के फैलाव का ख़तरा हुआ तो हुकूमत किस किस्म का एक्शन लेगी, बिकॉज इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तशवीशनाक बात यह है कि इलेक्शन सर पर हैं और इसके लिए जल्द से जुलूस और इंतखाबी रैलियाँ भी अरूज पर होंगी। और कोरोना के नए वेरिएंट के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान को अमेरिका से फाइज़र की नई कोविड-19 की वैक्सीन जल्द मिलने का इम्कान है। और अमेरिका से कोविड वैक्सीन की 2 लाख डोजेज़ जो हैं वो चंद दिनों में, जबकि मज़ीद 3 लाख डोजेज़ भी इसी महीने मिल जाएंगी। तो ऑलरेडी प्रेपरेशन जो है, जिसको कहा ये वैक्सीन वैसे आज़मीन हाँ जो हाई रिस्क लोगों को लगाई जाएगी। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि 41 ममालिक में नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आलमी इदारा सेहत ने लोगों से अपील की है कि हिफाजती टीके लगवाएं, मास्क पहने, महफूज फासला बरकरार रखने जैसे उसूलों पर अमल करें। मास्क तो एनीवेज आपको लाहौर में पहनना चाहिए। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे लाहौर में क्या, कराची में भी पहनना चाहिए? डॉक्टर साहब, हमारे इर्द गिर्द ममालिक जो हम देख रहे हैं उसमें तो तस्दीक हो चुकी है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ चुका है। तो बज़ाहिर यही वजह होगी कि पंजाब हुकूमत भी मास टेस्टिंग पर जा रही है। तो कितने लोगों को टेस्ट करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब शुरू कब होगा, ये सारी ज़रा डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया हुमान। देखें, ये जो कोविड-19 वायरस है जो दिसंबर 11, 2019 को वजूद में आई, 2 वायरसेस जो एनिमल्स में थी, हॉर्सशू बैट में, वो स्विच होके एक वायरस बनी जिसको हम कहते हैं स्पीशीज़ स्विच, और उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है।
और इसकी ज़ाहिर है कि बड़े साइज़ की RNA वायरस है और बड़ी रैपिडली डिवाइडिंग वायरस है बॉडी के अंदर और बाहर, इसलिए एक नेचुरल अमर है कि इसमें वेरिएशंस भी आएंगी और म्यूटेशंस भी आएंगी। जिसका शायद आप जिक्र कर रही हैं वो JN1 म्यूटेशन है। वो एक म्यूटेशन आई है स्पाइक प्रोटीन जो इसके ऊपर कांटे हैं उसमें, और उसकी अहमियत ये है कि उससे इसका अहलियत लगाव की बहुत बढ़ गई है, यानी कि एक इंसान से दूसरे को लगने की इसकी अहलियत ज़्यादा वायरस की बढ़ गई है। लेकिन इसका कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं किसी मुल्क से भी आया कि इसकी वेरुलेंस या इसकी शरह अमवात या फेफड़े को डैमेज करने की मॉर्बिडिटी बढ़ी है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये वीक हुई है। लकीली ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि इसकी लगाव बढ़ गया है। तो भारत में, बांग्लादेश में, यूरोप में और अमेरिका में इसके काफ़ी इस म्यूटेशन के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान में, क्योंकि मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ एक स्टडी का स्कॉर्पियो का, तो हम बहुत सारे लोगों को स्क्रीन कर रहे हैं क्योंकि हमें उस स्टडी में एनरोल करना है। तो अभी तक हमें भी या किसी भी अथॉरिटी को ये JN1 म्यूटेशन नहीं मिली, लेकिन ऑब्वियसली चांसेस हैं क्योंकि ये कोई वायरस या ये इसकी म्यूटेशन ये रिस्पेक्ट नहीं करती बॉर्डर्स, टेरिटरीज़, और जब ट्रैवल इतना ज़्यादा हो, एयर ट्रैवल, तो ये बहुत जल्दी फैलती है, जिसका मतलब है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, अगर वबाई सूरत का ख़तरा हो तो यकीनन हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। मास्क वगैरह तो ठीक है, लेकिन अगर फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग वाला मामला आया तो फिर शादियाँ हैं, मजहबी इज्तिमात हैं, सियासी जलसे हैं सबसे पहले, तो ये कैसे मुमकिन होगा? इसमें आपने की बिल्कुल सही कंसर्न है, लेकिन हुकूमत ने ऑलरेडी, पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्शन ले लिया है कि हम मैस स्क्रीनिंग करने लगे हैं। मैस स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग होगी कि जिन लोगों को अलामात हैं, जिनको हम फ्लू समझ रहे हैं या एलर्जी समझ रहे हैं लाहौर में, क्योंकि पोल्यूशन और पंजाब में है, तो उसकी वजह से भी नज़ला, ज़ुकाम, गला खराश, ये अलामात रहती हैं, जो कि इस कोविड-19 की भी यही अलामात हैं, खांसी वगैरह। तो इसलिए हम उन लोगों को ज़रूर स्क्रीन करेंगे और उनको यही कहेंगे कि हुकूमत के किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी हेल्थ यूनिट में चले जाएं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट होगा। अभी हम बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेंगे, लेकिन ये स्टेप्स ज़रूर लेने चाहिए। दूसरी एडवाइज़री हमने पहले ही जारी कर चुके हैं कि मास्क पहने, ख़ासकर बच्चे और बूढ़े, ख़ासकर वो लोग जो शुगर में या ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं या हार्ट फेलियर या फालिज में, क्योंकि वो हाई रिस्क हैं। अगर उनको कोविड हो तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। इंशाल्लाह इलेक्शन है और इलेक्शन में हर किसी ने बगलगीर भी होना है, उससे पहले भी, उसके बाद भी और उसके दौरान भी, और हमारे बहुत सारी मोबिलाइजेशन होनी है पूरे मुल्क में। तो इसलिए उसको मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इन एनी केस, वेदर हम JN1 इधर देखते हैं या नहीं देखते, क्योंकि इस वक्त जो वेरिएंट है वो BA.1.2.86 ही ज़्यादा प्रेवलेंट है यहाँ पे पाकिस्तान में, फिर भी मैं समझता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूर जारी करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि वो डिस्करेज करे, ज़रूर कहे कि आप क्लोज़ कांटेक्ट नहीं करें, बगलगीर नहीं हों, हाथ नहीं मिलाएं, आप जमगठा नहीं करें, और अपने जो इनके पोलिंग एजेंट्स हैं, सारे जो भी अमला है, उनको अब एक बूस्टर लगवा अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारी एक्टिविटी में ये खबर भी मिली है कि नए वेरिएंट के लिए फाइजर की कोई वैक्सीन भी आ चुकी है और पाकिस्तान को भी कोई अगले कुछ दिनों में 5 लाख यूनिट जो हैं वो मिल जाएंगे। तो क्या ये चांस भी है कि मैस टेस्टिंग का रिजल्ट जो भी हो, हम सबको एक बूस्टर शॉट भी लगवाना पड़ेगा? पुरानी वाली फाइजर नहीं है, डिफरेंट फाइजर। हाँ, ये डिफरेंट है ना, इसकी नई आ रही है दवाई। देखें, वो तो वैसे ही रिकमेंडेड है, हर साल आपको लगाना चाहिए। कोविड-19 कहीं नहीं जाने वाला, जस्ट लाइक टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, मीज़ल्स वगैरह जैसे हमारे माशरे में हैं, ये अब रहेगी। ये नहीं सोचें कि 2025 में ये ख़त्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये हमारी ज़िंदगी का किसी न किसी फॉर्म में हिस्सा रहेगी, और मैं समझता हूँ कि इसकी वैक्सीनेशन होते रहना चाहिए और वैक्सीन को मॉडिफाई करते रहना चाहिए। 2 चीज़ें हैं, एक तो जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो इनफेक्टिव तो नहीं हो जाएंगे, यस, उनकी भी मॉडिफिकेशन हो रही है और होनी भी चाहिए, PCR के प्राइमर्स की।
और JN1 के अगेंस्ट भी वो मुवस्सर रहेंगे, क्योंकि जो नए प्राइमर्स आ रहे हैं वो कवर करते हैं उसको। जो रैपिड टेस्ट है वो जनरली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो वहीं उसी 1 मिनट बाद रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको PCR करना चाहिए। उसके बाद वैक्सीन, यस, कोई भी वैक्सीन आप लगवाएं जो अभी भी मुहैया है, ये मैं नहीं कह सकता कि JN1 के अगेंस्ट वो इनफेक्टिव हो गई है, लेकिन मॉडर्ना या फाइज़र या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मैसेंजर RNA वायरस वैक्सीन्स के, वो इसको मॉडिफाई करते रहते हैं और ये मॉडिफिकेशन दर्जनों दफ़ा हो चुकी है और इसमें भी हो चुकी है। और डेफिनेटली जो हमें नई खेप वैक्सीन की मिलेगी WHO के ज़रिए, वो इफ़ेक्टिव होगी अगेंस्ट ऑल दी वेरिएंट्स जो वो प्रेवलेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला करेगा कि ये जो शादियों का सीज़न है हमारा, उसके बाद बहुत बड़ी एक्टिविटी है हमारे इलेक्शन की, अल्लाह ताला करे कि हम सब के लिए, हमारे वोटर्स के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, हमारे अमले के लिए ये सेफली वक्त गुजर जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, लेकिन थोड़ा सा हम ये सीज़न बड़ा ख़तरनाक भी होता है, तो इसमें हम तो वैसे ही कह रहे थे मास्क वगैरह, तो स्मॉग की वजह से ही मास्क पहनना ज़रूरी था, लेकिन अब ज़रा और भी रीजंस मिल गए। ख़ासतौर पे डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट PCR टेस्ट की भी मॉडिफिकेशन की बात की है, और उसके बाद अगर बूस्टर शॉट्स वगैरह भी, वो तो ये एडवाइस कर रहे हैं कि हर साल एक बूस्टर शॉट लगना ही चाहिए, बिकॉज कोविड इज़ रियली इन सम फॉर्म और द अदर इट्स गोइंग टू बी अराउंड। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमने काफ़ी लगवा, मतलब पिछले साल नहीं कोई लगवाया। हाँ, और बट अदरवाइज तो मैंने 4 दफ़ा वैक्सीन वो जब हो रहा था तो तब तो काफ़ी कुछ कर लिया था और बूस्टर शॉट्स वगैरह हो गए थे। चलें, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो फिर ढूंढते हैं, फिर लगवाते हैं, कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन वी आर टॉकिंग टू यू, तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कोई एज ब्रैकेट का डॉक्टर साहब ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमें लगता है कि वल्नरेबल हमेशा ज़रा बुजुर्ग लोग होते हैं, या फिर जिनकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई ऐसी कंडीशन हो, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और फिर कोविड का बूस्टर लगवाएं। शायद एज इन कोविड का बूस्टर नहीं लगवाएं, वैक्सीन का बूस्टर लगवाएं। अल्लाह ना करे कि आपको कोई कोविड का बूस्टर लगे। लेकिन ये अपने डॉक्टर से पहले मशवरा ज़रूर कर लें कि वेदर दे कैन टेक इट और नॉट, और अपने पेरेंट्स को, जो भी बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनको एक एहतियातन लगवा लें। और इतनी ज़्यादा वैक्सीन तो पाकिस्तान आ ही रही हैं, सो अच्छा जी, हम ब्रेक लेंगे और हमने फैसला ये किया है कि जुनैद की आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये जो स्काइप और कंप्यूटर मोबाइल है ना, ये जस्टिस नहीं कर रहा है, तो वी विल हैव हिम इन द लाहौर स्टूडियोज सम टाइम सून। हमारे सिग्नल्स जो है ना वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो लिहाजा देन इट्स नॉट फेयर ऑन हिम एज वेल। सो हम उनको लाहौर स्टूडियो बुलाएंगे और तब उनसे हम गाने, क्योंकि आप लोगों के कुछ मैसेजेस आ रहे थे ना कि वो किधर गया सिंगर, तो उनको हम बुलाएंगे अगले कुछ दिनों। ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, आप देखते ही हैं ऑन आवर शो एटलीस्ट कि हमारी ये कोशिश रही है कि क्रिकेट के अलावा भी जो खेलों में पाकिस्तानी नुमाया परफॉर्मेंस करते हैं तो हम उनको ज़रूर हाईलाइट करें, उनको शोकेस करें, और नए साल में भी ये सिलसिला जो है हमने बिल्कुल जारी रखना है। और आज हम बात करेंगे वॉलीबॉल की। एक ऐसा खेल है जो किसी न किसी फॉर्म में पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव में खेला गया है और बहुत अरसे से। ये ऐसा नहीं है, अचंबा नहीं है इसका, ये हम खेलते हैं। हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहे हैं लोग जो कि वॉलीबॉल खेलते थे हैं, इसके बावजूद हम आलमी सतह पे अपना नाम नहीं बना सके। वही वाली बात है ना। ये सूरत हाल, लेकिन हुमा जी ये सूरत हाल जल्द बदलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के टैलेंट दुनिया में पहचाना जाने लगा है। मुराद खान जैसा स्ट्राइकर सबको नजर आ रहा है। पहले वो सर्बिया में जाकर खेले, अब दुनिया की एक मशहूर बड़ी कंपेटिटिव लीग कोरियन लीग खेल रहे हैं, सबको मुतासिर कर रहे हैं। सो या कोरिया में बाय द वे ये लीग्स भी होती हैं, सिर्फ ड्रामे और म्यूजिक के अलावा। एंड कोरियन स्किन आजकल मेकअप एंड स्किन बड़ी मशहूर है। इन एनी केस मुराद खान हमारे साथ है। मुराद, क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। ठीक है, माना कि सारे खेलते हैं, बड़ा शौक है हमें मुराद, लेकिन माशाल्लाह आप ऐसे ज़बरदस्त और सीरियस डेडिकेटेड हैं कि आपको तो बड़ी लीग्स ने अप्रोच किया, उठा लिया है। तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, ज़रा पीछे लेके जाएं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया है स्कूल से, 10 क्लास से, और हमारा तो ये कोशिश है कि हम यूरोप, ये फॉरेन वॉलीबॉल से हम तो उधर मैच खेल रहे हैं, और हमारा ये ड्रीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सर्बिया से खेल रहे 2 सीज़न, और इसके बाद बल्गारिया, और इसके बाद हमने अभी तो आ रहे कोरिया पे।
तो मुराद, अब ये जो कोरिया, सर्बिया, बल्गारिया वाले मैचेस में माशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। अभी कोरिया की जो लीग आप खेलने गए, अभी आप कोरिया में मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अभी कोरिया में। सो ये कैसे आपका राब्ता हुआ इनसे, या इन्होंने आपका मैच देखा, आपकी परफॉर्मेंस देखी, उन्होंने कैसे स्पॉट किया? फर्स्ट हमने एशियन गेम में चाइना पे, उधर हमारा खेल सकते कोरिया के खिलाफ नेशनल टीम, हमारा उधर गए, उधर हमारा अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे, और उन्होंने कॉल किया है कि यार आप तो ज्वाइन कर रहे हैं ये टीम, हमारा जो क्लब है वो जंबो। लवली। सो अभी आपकी नेशनल गेम में परफॉर्मेंस देखी पाकिस्तान की नेशनल टीम की तरफ से चाइना में जो हुई थी, और उन्होंने वहां आपको अप्रोच कर लिया कि आप हमें ज्वाइन करें। परफॉर्मेंस देखी चाइना में जो गेम्स हुई थी, वहां से आपको पिक किया कोरिया ने? हाँ बिल्कुल, पहला हम तो बल्गारिया से, ऊपर बल्गारिया में भी आप किसी क्लब से खेले हो और सर्बिया में भी किसी क्लब से खेले हो? बिल्कुल, हमारा सर्बिया में स्पार्ता क्लब है और बल्गारिया में नेफ्ट मीट क्लब है। अच्छा, सो आप डिफरेंट ममालिक के क्लब्स ज्वाइन कर रहे हैं, और आप पाकिस्तान से वाहिद खिलाड़ी हैं जो इन ममालिक के क्लब्स में जाके खेल रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खिलाड़ी है, 3-4 खिलाड़ी है अभी तो खेल रहे। एक हमारा कैप्टन है अमल खान, वो ईरान में अभी तो खेल रहे। अच्छा, तो जब आप जाते हैं मुख्तलिफ क्लब्स के साथ आप खेलते हैं, तो वॉलीबॉल एक ही तर्ज की वॉलीबॉल होती है, या हर क्लब के या हर मुल्क के कोई और थोड़े से रूल्स इधर उधर चेंज होते हैं? नहीं, उधर और कंट्री का रूल्स चेंज है, बास्केटबॉल का और टीम है, फुटबॉल का और टीम है, और ये सब कुछ अपना अपना टीम है। तो नहीं, टीम तो अपना है। वॉलीबॉल एक जैसा है सबका? क्या वॉलीबॉल सबका एक जैसा है? नहीं, चेंज है। ये यूरोप वाला वॉलीबॉल चेंज है और एशिया वाला मतलब डिफरेंट है ये। तो आप जब जाते हैं तो आपकी जम जाती है बाकी प्लेयर्स के साथ, क्योंकि एक तो तरीका खेलने का मुख्तलिफ, रूल्स भी थोड़े से मुख्तलिफ, ज़बान भी थोड़ी सी मुख्तलिफ, तो किस तरह फिर करते हैं आप उनके साथ? हाँ, इधर हमने इंग्लिश पे बोलते हैं, और ये इधर रूल है और ट्रेनिंग का और सब कुछ का, इधर सब कुछ चेंज हुआ है। अच्छा, तो आपके अलावा और भी मुल्कों से लोग होते हैं, लाइक एक टीम है, एक लीग है, तो उसमें जैसे कोरिया में आप तो कोरियंस तो होंगे ही होंगे, आप एक पाकिस्तानी हैं, और भी मुल्कों के होते हैं प्लेयर्स? हाँ होते, मतलब फॉरेन कंट्री का होता है, क्यूबा, ब्राज़ील, ये सब प्लेयर होते हैं इधर ही। तो आपको लगता है कि आप और कुछ और खिलाड़ी जो हमारे इस तरह मुख्तलिफ ममालिक में जाके लीग्स खेल रहे हैं, क्लबों को ज्वाइन किया है उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में, उससे हमारी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हमारे नेशनल मैचेस की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, हम पाकिस्तान मैचेस जीत सकेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों का तजर्बा बढ़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारा जो पोजीशन है नेशनल टीम का पाकिस्तान का 5वां पोजीशन है 18 टीम पे। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पोजीशन है, और हम तो सेमीफाइनल हार गया कतर के खिलाफ एशियन गेम पे। ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा सेमीफाइनल भी नहीं हारेंगे, और सेमीफाइनल भी जीतेंगे, फिर फाइनल भी जीतेंगे, फाइनल भी जीतेंगे। सो यू नो वॉलीबॉल इज डूइंग गुड। मुराद खान, थैंक यू सो मच। हमारा थोड़ा सा फेथ, आपने जिसको कहते हैं रिवाइविंग ऑफ आवर फेथ हुआ है इनटू अदर स्पोर्ट्स रादर देन क्रिकेट, बट कमिंग बैक टू क्रिकेट। सो शाहीन को टेस्ट कराया गया है, रेस्ट कराया गया है, टेस्ट नहीं कराया गया, टेस्ट उन्हें नहीं कराया गया, एक्चुअली रेस्ट कराया गया है, टेस्ट से आउट कर दिया कि क्योंकि अगली उनकी सीरीज आ रही है व्हिच ही हैज टू परफॉर्म एज अ कैप्टन। सो सिकू जी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस डिसीजन? शाहीन को तीसरा टेस्ट नहीं खिलाया जा रहा। सिकंदर, आप तक पहुंच गई होगी ये खबर भी, शाहीन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द थर्ड टेस्ट। इमाम तो पहले ही पता था कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें ड्रॉप किया जा रहा है। इस फैसले के मुताल्लिक आपकी राय क्या है? क्या कहेंगे? कौन है? मैंने अच्छा साइम अयूब है, हाँ देख लिया, साइम है, शाहीन नहीं है, इमाम नहीं है, हसन अली इज देयर। अबरार के बारे में था कि ही इज फिट एंड ही इज गोइंग टू बी हियर एंड ही वुड बी प्लेइंग दिस टेस्ट, लेकिन वो फिर नहीं है इसमें। उसमें कोई स्पिनर फिर भी नहीं है? नहीं, साजिद खान है।
साजिद खान। चलिए ठीक है, मेरे सिर्फ जो है देखो शाहीन को रेस्ट देना अच्छी बात है। मैं तो आप भी के प्रोग्राम में अगर याद हो तो मैंने क्या कहा था कि शाहीन को आप रेस्ट दें, सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है। अब इन्होंने T20 में उसको खिलाना है और ये अच्छा फैसला है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि शाहीन के बगैर भी हम हार रहे हैं, तो सॉरी इसके साथ भी हम हार रहे हैं। अगर हम उनके बगैर भी खेलते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे लड़कों को ट्राई आउट हो जाएगा। और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि हसन अली से नया गेंद करा के देखें। हसन अली की लेंथ बड़ी अच्छी थी और नए गेंद से हो सकता है वो इफेक्टिव हो। साइम अयूब के लिए मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज, ये नया लड़का है, टैलेंटेड लड़का है, अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे अगर वो थोड़ा सा फेल हो जाता है तो उसको हमेशा के लिए उसके दरवाजे बंद ना राइट ऑफ ना किया जाए उसको। हाँ, ये बहुत पुरानी रीत है, ये नए बच्चों के साथ जुल्म हो जाता है, इसका ख्याल रखें। अदरवाइज इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इसलिए कि शाहीन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं अगले फ्यूचर के लिए। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उस बात। चलें भाई, आज तो ज़बरदस्त, मैं तो अपने आप को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि ज़बरदस्त किसी चीज़ में मुबारकबाद दे रहे हैं। नए साल की तब्दीली कह देते हैं ना इसको, मतलब कि नए साल में हमारा करते हो। ये अब्दुल्ला बहुत ज्यादती करता है, शरारत करता है, ये मैं हमेशा जो अच्छी चीज होती है उसकी तारीफ नहीं आप करते हैं सिद्धू, हम ऐसे ही आपसे जरा दिल लगी कर रहे हैं सुबह सुबह। अच्छा, सो एनीवे चले, सिकंदर का हमें गो हेड मिल गया कि टीम इज फाइन। हाँ जी, बस अबरार का क्या बना, लेकिन व्हाट रियली हैपेंड लास्ट मिनट? हाँ, ये मे बी सिकंदर आप बता दें। नहीं, सिकंदर को नहीं, अभी सिकंदर हैज टू फाइंड आउट आई बिलीव। एक्चुअली अब्दुल्ला इब्रार इज अ मिस्ट्री बॉलर, जो हमारा एक अच्छा इंपॉर्टेंट एक नया बंदा आया है। अब अगर वो वाकई थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम है तो उसको T20 के लिए हमें ट्राई कर देना चाहिए, इसलिए कि अब हमारा जो फोकस होना चाहिए ना, देखें टेस्ट सीरीज तो हम हार गए, टेस्ट सीरीज को अब फॉरगेट अबाउट इट, हम टेस्ट सीरीज हार गए, जाएं लड़के अपनी अपनी परफॉर्मेंस करें, कोशिश करें पाकिस्तान को जिताएं। हमें फोकस करना है T20 पे और वर्ल्ड कप के ऊपर। अगर इब्रार को वो प्रिजर्व करके उसमें लेके जा रहे हैं T20 के अंदर और उसको वहां से सही करके वर्ल्ड कप के लिए ले जा रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। ये भी बैड आइडिया नहीं है सिकंदर, थैंक यू, क्योंकि अब्दुल्ला को मैं इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रही कि व्हाट ऑल ही कैन से राइट नाउ। सो दिस इज आवर फाइनल टीम एंड ऑफ कोर्स एज वी टोल्ड यू द मैच स्टार्ट्स कल टेस्ट शुरू होगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि अगले पे फोकस तो रखें, लेकिन ये भी खेलना है यार, इज्जत बचाई जा सकती है। नहीं, इससे तो सारे नीवे होके नहीं होके निकलने की ऐसा लग रहा है, कर रहे हैं सारे, लेकिन इंशाल्लाह इंटरेस्ट लेवल उस तरह नहीं रहा ना, क्योंकि सीरीज तो हम हार ही चुके हैं। इट इज स्टिल अ कंपटीशन, इट इज अ मैच दैट वी हैव टू प्ले एंड वी होप दैट वी विन दिस मैच एंड दैट इज इट फॉर टुडे। We are going to see you tomorrow. Please mask पहने जरा। और कल भी हम मैच की बातें करेंगे क्योंकि कल तो शुरू होगा ना, है ना अब्दुल्ला? Definitely. See you tomorrow.